और अब बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। रिटेल महंगाई के आंकड़े आ चुके हैं। मई महीने में महंगाई की दर 7.04% रही है। इससे पहले अप्रैल में सीपीआई 7.79% रही थी। महंगाई के आंकड़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मदन सबनवीस, जो कि अर्थशास्त्री हैं। मदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ET Now स्वदेश पर। आप बताएं कि अप्रैल में ये जो आंकड़ों में कमी देखी जा रही है, महंगाई के आंकड़ों में जो कमी आई है, इसके पीछे वजह क्या है आपको लगती है? मेजर कॉज जो है, जबकि हमें एक लोअर नंबर मिला है, ये तो बेस इफेक्ट है। जब हम बेस इफेक्ट बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि पिछले साल इस महीने में इन्फ्लेशन ज्यादा था, तो इसके मुताबिक जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वी आर गेटिंग अ लोअर नंबर। और एक भी कारण है कि जो फ्यूल का प्रोडक्ट्स जो है उसमें थोड़ा कमती हुआ है, क्योंकि हमको याद रखना चाहिए कि सरकार ने भी एक्साइज ड्यूटी को काटा बाय ₹8 फॉर पेट्रोल, तो उसका भी असर इन्फ्लेशन पे पड़ा। नहीं तो अगर हम देखेंगे 7% का इन्फ्लेशन अभी भी काफी ज्यादा है, और ऐसा लगता है कि अगले 2-3 महीने में इसी रेंज में रहेगा। मदन जी, अब सरकार ने पिछली 2 बार से जो रेपो रेट घटा रही है, हम कह सकते हैं, आपने भी कहा है अभी भी कि इसी का असर दिख रहा है। कि आपको लगता है कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है और हमारे जो आंकड़े खड़े हैं प्योरली उसी का नतीजा है? दो कारण। जो रेपो रेट का जो भी किया है रिजर्व बैंक ने, उसका असर 3 या 4 महीने के बाद ही हम एहसास करेंगे। लेकिन जो जहाँ पे एक्साइज ड्यूटी सरकार ने कट किया है, आई थिंक देयर द इम्पैक्ट इज ऑलमोस्ट इमीडिएट। सो दैट इज व्हाट वी आर सीइंग। जैसे एडिबल ऑयल्स पे जो कस्टम्स ड्यूटी जो सेस है जिसको कम किया है, स्टील पे जो कम किया है, और पेट्रोल और डीजल पे जो कम किया है, एलपीजी पे जो भी कम किया है, आई थिंक दैट इज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट। तो जो सरकार करता है वो दैट इज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट, और जो रिजर्व बैंक करते हैं दैट इज फेल्ट विद एन इम्पैक्ट ऑफ अराउंड 1 or 2 quarters। मदन जी, आरबीआई ने, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आरबीआई पिछले 2 बार से रेपो रेट जो है वो बढ़ा रही है, और आपको लगता है कि मार्केट में अब जो ये बढ़ाने का सिलसिला है, जो मार्केट में ये जो रेपो रेट की प्राइसेस बेसिस पॉइंट्स बढ़ाए गए, इसको एब्जॉर्ब कर लिया है मार्केट ने? ना, मार्केट ने एब्जॉर्ब तो करेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है कि जब इन्फ्लेशन की बात हम कर रहे हैं, जैसे एडिबल ऑयल्स या सब्जियों का दाम, आई थिंक इट इज मोर ऑन द सप्लाई साइड। जब सप्लाई साइड में है, रिपो रेट से उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो एक्सेस डिमांड बढ़ सकता है ऑन अकाउंट ऑफ लो इंटरेस्ट रेट्स, उसको हम देख रहे हैं कि रिपो रेट विल बी एबल टू कंट्रोल इट। तो जो सप्लाई साइड का शॉक है वो दैट विल कंटिन्यू until the supplies are corrected. So जैसे यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है, आई थिंक whatever disruption, supply disruptions हो रहा है, उसकी वजह से जो prices are increasing, that will continue. लेकिन एक पॉजिटिव फैक्टर जो है कि हमने देखा है कि मई में और जून में भी शायद हम दिखाई देगा, is that international commodity prices, अगर हम क्रूड ऑयल को छोड़ेंगे, there is a tendency for them to become stable. So I think there is some hope that inflation will not increase at a faster rate, but it will remain in this range of around 6.5 to 7% for the next few months. मदन जी, एक और चीज़ है कि अगले 3 महीने की अगर मैं बात करूं, अगली तिमाही की, तो आप किस तरह के ट्रेंड देखते हैं? कि अगले 3 महीने में भी महंगाई दर कम होने की उम्मीद है, या फिर हम कहें कि नहीं, अगली बार कुछ झटका लग सकता है जनता को? झटका नहीं लगेगा, लेकिन हम ये 7% का इन्फ्लेशन, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। 6.5 और 7.5 के बीच में होगा, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में हमेशा बोलते हैं कि बेस इफेक्ट। तो अगर अगले महीने का बेस इफेक्ट कम है तो ज्यादा नंबर मिल सकता है, और ज्यादा है तो कम मिल सकता है। लेकिन एब्सोल्यूट प्राइसेस अगर हम देखेंगे, जो भी कमोडिटीज जो इन्फ्लेशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे रिमेन टू बी एज स्टिकी एज एवर। थैंक यू मदन जी, ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। रांची हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 4 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। 10,000 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर दर्ज किए गए हैं ये मुकदमे। सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुणे पुलिस ने एक शूटर को किया गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है आरोपी संतोष जाधव। बीजेपी ने असम में जीता ओंगलोंग स्वायत्त परिषद का चुनाव। सभी 26 सीटों पर जीत हासिल करके किया क्लीन स्वीप।
आंगलोंग परिषद चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी का जनता को धन्यवाद, कहा बीजेपी पर लगातार विश्वास जताने के लिए शुक्रिया, कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई। तीसरा मोर्चा फेल होने के बाद राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे तेलंगाना के सीएम, भारतीय राष्ट्र समिति होगा केसीआर की नई पार्टी का नाम, कार हो सकती है चुनाव चिन्ह। ओडिशा के भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री पटनायक से मिले बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली, 15 साल बाद एक दूसरे से की मुलाकात। सांबा के जंगलों में लगी भीषण आग, दमकल विभाग के कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश में जुटे। राजस्थान में हीट वेव के बीच प्री मॉनसून की दस्तक, उदयपुर, बांसवाड़ा, जालौर जैसे जिलों में जमकर हुई बारिश। दिल्ली में जारी है भीषण गर्मी का प्रकोप, कई जगहों पर तापमान पहुंचा 44 डिग्री के पार, 2012 के बाद इस साल पड़ी सबसे भयंकर गर्मी। वाराणसी में भीषण गर्मी से परेशान हुए लोग लू से बचने के लिए ले रहे हैं नींबू पानी, शरबत का सहारा, मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव का अलर्ट। श्रीनगर में सिंधु नदी को पार कर रहे यात्रियों की गाड़ी फंसी, सेना के 4 जवानों ने 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। देश में कोरोना के केस ने पकड़ी रफ्तार, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,084 नए केस, 10 लोगों की मौत। नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति वाजपेयी। दिन भर की खबरों पर विस्तार से चर्चा करें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर। पहली अहम खबर की बात करें तो खराब ग्लोबल संकेतों के चलते हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी में 427 अंकों से ज्यादा, तो वहीं सेंसेक्स में 1457 अंकों की गिरावट देखी गई। दूसरी अहम खबर की बात करें तो डॉलर के मुकाबले रुपये में रिकॉर्ड गिरावट आई है। रुपया पहली बार $1 के मुकाबले 78 रुपए के नीचे जा लुढ़का है। बता दें कि रुपया 78.04 रुपए पर जा फिसला है। दरअसल विदेशी निवेशकों की बिकवाली और अमेरिका में महंगाई दर के आंकड़ों के बढ़ने के चलते डॉलर के मुकाबले रुपए में इतनी बड़ी गिरावट आई है। तीसरी अहम खबर पर नजर डालें तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए आज ईडी के सामने पेश हुए। लंच के बाद राहुल एक बार फिर पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। ईडी ने इस मामले में पूछताछ के लिए इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी को सम्मन जारी किया था। सोनिया गांधी को 8 जून और राहुल गांधी को 13 जून को पेश होना था, लेकिन सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव होने के चलते ईडी के सामने पेश नहीं हो पाई। अब वो 23 जून को पेश होने वाली हैं। चौथी अहम और बड़ी खबर की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के मीडिया राइट्स को लेकर ऑक्शन जारी है। आज इस ऑक्शन का दूसरा दिन है। अगले 5 साल के लिए किसके पास दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट इवेंट के राइट्स रह सकते हैं, इसका आज ऐलान होगा। ये मीडिया राइट्स साल 2023 से 2027 तक के लिए हैं। खराब ग्लोबल संकेतों के चलते हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार आज भारी गिरावट पर बंद हुए। निफ्टी 427 अंकों से ज्यादा और सेंसेक्स में 1457 अंकों की गिरावट देखी गई। दिन भर बाजार में कैसी रही हलचल, इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हमारी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद। बिल्कुल, देखिए आज बाजार जो है गैप डाउन के साथ खुले थे और दिन भर बाजार उस लेवल को सस्टेन भी किया, इनफैक्ट और नीचे के लेवल से 15,800 भी बाजार ने तोड़ा, 15,700 के भी नीचे फिसला। इनफैक्ट 8 मार्च के बाद की सबसे बड़ी गिरावट भी आज आपको देखने को मिली। एक बार के लिए 15,700 के भी नीचे गया, लेकिन वहाँ से रिकवर हुआ। अभी आप लास्ट मिनटों में कुछ रिकवरी देख रहे हैं, लेकिन आप फिर से आप देख रहे हैं 15,800 के नीचे ही हम क्लोज हुए हैं। सो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स थे, अगर ये ब्रीच होते, ये आज टूटते तो और डाउनसाइड ओपन होता। लेकिन फिलहाल सारे सेक्टोरल अगर आप बात करें कि कहाँ कहाँ आपको वीकनेस दिखी, आपके लिए सबसे ज़्यादा वीकेस्ट सेक्टर्स में पूरे बाजार में सारे सेक्टर्स लाल निशान में बंद हुए हैं।
सबसे पहले आईटी, मेटल, पीएसयू, बैंक, मीडिया स्पेसेस, इनमें सबसे ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिली। जो सबसे कम गिरावट के साथ कम कमजोरी के साथ बंद हुए उनमें एमएनसी, फार्मा, एफएमसीजी स्टेप्स, कंजम्पशन स्पेस। तो एक थीम जो थी वो क्लियरली बाजार पर प्ले आउट होती हुई दिखाई दी, जहां पर इन्फ्लेशन प्रूफ स्टॉक्स यानी जिनमें एक प्राइसिंग पावर होगी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्राइस हाइक लेने की, चाहे वो नेस्ले हो, एचयूएल हो, मैरिको हो, डाबर हो, इन स्पेस में इन स्टॉक्स में हमने फिर भी देखा कि वहां पर आपको थोड़ी फिर भी यहाँ तेजी देखने को मिली। आप ये स्टॉक्स भी देख पा रहे हैं, लेकिन इसके ऑपोजिट आपको स्पेसेस, दूसरे सारे स्पेसेस में मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, ब्रॉड बेस्ड प्रेशर देखने को मिला बाजार में अमिड द ग्लोबल क्यूज। कुछ खास स्पेसेस ऑटो पैक हालांकि फिर भी थोड़ा रेजिलेंट दिखाई दिया आपको, येन की वीकनेस से आपने मारुति देखी, आइशर मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम, ये स्टॉक्स फिर भी रेजिलेंट थे। इतने कमजोर बाजार में फिर भी इतना बुरा प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन और कुछ स्पेसेस की बात करें, क्लियरली आरबीएल बैंक पे एक बड़ा प्रेशर देखने को मिला। चेंज इन मैनेजमेंट, बाजार को कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया। मैनेजमेंट आके हालांकि कमेंट्री भी दी, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पर बात भी की, लेकिन कहीं ना कहीं बाजार को इसको लेकर कुछ तो नर्वसनेस है कि बाजार स्टॉक 22% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ बंद हुआ। सीमेंट्स की इसके ऑपोजिट एनालिस्ट मीट से अच्छे आउटकम्स निकले और उसके चलते हमने सीमेंट्स में एक पॉजिटिव ट्रेंड दिन भर देखा। बहुत ही चुनिंदा काउंटर्स आज आपको हरे निशान में दिखाई दिए, उसके अलावा पूरा बाजार आज लाल निशान में, ब्लड बात कहना चाहिए, जो आपको क्लियरली अमिड द ग्लोबल सेल ऑफ एक रिस्क ऑफ एनवायरमेंट के मोड में आज बाजार दिखा। बाजार में बेशक गिरावट जारी है, लेकिन गिरावट के इस दौर से घबराने की जरूरत नहीं है, ये कहना है हेलियोस कैपिटल के सीईओ दिनसा ईरानी का। उन्होंने भरोसा जताया कि चुनिंदा शेयरों में खरीदारी का अगर देखें तो यही सही मौका है। प्रीमियम जो है वो काफी हाई है एज कम्पेयर टू द रीजन, वैल्यूएशन का प्रीमियम जो है, तो उसके देख के आप चले तो एफआई का सेलिंग आई डोंट थिंक इतना जल्दी रुकने वाला है, जारी रहेगा। तो एक वो फैक्टर है जो आपको पुल डाउन करेगा। दूसरा फैक्टर जो है आपको जो पुल डाउन करेगा वो, जैसे मैंने बोला, यूएस जो बहुत ही वीक विकेट पे है, और प्रॉब्लम ये है कि वहां पे 15 तारीख को वापस अनाउंसमेंट आने वाला है और लोग सोच रहे हैं कि 75 बेसिस पॉइंट कर देंगे इस बार, और जब वो होगा तो बहुत ही बड़ा धक्का लग सकता है ग्लोबल मार्केट्स को। तो ये सब आप मद्देनजर रखिएगा जो इन सब पे। तो ऑब्वियस है कि थोड़ा वीकनेस रहेगा बाजार में, लेकिन यही सब मौके होते हैं जब आपको अपने कंफर्ट लेवल के जो स्टॉक्स हैं उसमें आप देख सकते हैं, फिर से आपको पोजीशन थोड़ी बढ़ानी है तो आस्ते आस्ते आप बढ़ाना चालू कर सकते हैं। तो वैसे सब आप मतलब कंफर्ट लेवल के हिसाब से होना चाहिए, और पैनिक ज्यादा नहीं करना चाहिए। पैनिक ऑब्वियसली आपको मार्केट जब देखिएगा 2.5% नीचे पड़ा हुआ है तो पैनिक हो ही जाता है, लेकिन यही है कि ये लेवल पे बेच के ज्यादा, शायद अनलेस कुछ ज्यादा ही वीक काउंटर्स हैं जो आपको लगता है कि आगे चलते अच्छा नहीं हो सकता, जैसे यूएस के चलते अगर जो उनको प्रॉब्लम होने वाला है, तो ऑब्वियसली वो काउंटर वगैरह तो आप निकाल ही सकते हैं, लेकिन अभी पैनिक में नहीं बेच सकते। डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस के सीईओ अजय श्रीवास्तव का भी कुछ ऐसा ही मानना है। ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बाजार अब बॉटम की तरफ बढ़ रहा है। उनके मुताबिक यही निवेश का बेहतरीन मौका है। जितने ग्लोबल दिग्गज एनालिस्ट हैं सब एक ही बात कह रहे हैं कि अब तो कोलैप्स इमिनेंट है। जब कोलैप्स पे इतना यूनानिमिटी आ जाए तो आपको लगना चाहिए कि अब ये मार्केट का बॉटम आ गया, अब ये खरीदारी का टाइम भी आएगा, क्योंकि चाहे जितना मर्जी कर लीजिए, आप इन्फ्लेशन को बढ़ाएंगे, ये भी करेंगे, मार्केट थोड़ा तो कुछ वैल्यू देगी कंपनी को, हो सकता है टाइम लगेगा। तो आई थिंक पहली बार लग रहा है मुझे मंडे मॉर्निंग को आके अब शायद जो मार्केट है वो एक अपने बॉटम की तरफ जा रही है, और जो कॉन्फिडेंस टूटा है और जो यूनानिमिटी ऑफ एनालिस्ट की है वो आपको सपोर्ट करती है थीसिस को कि अब शेयर को बेचने से कोई फायदा नहीं है, अब जो है सो है। अब आप पोर्टफोलियो को रोटेट कर सकते हैं, महंगे शेयरों को निकाल सकते हैं, जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे उनको निकाल सकते हैं, पीएसयू से बाहर आ सकते हैं, ये सब चीजें आप कर सकते हैं आज की तारीख में। बल्कि जनरल बिकवाली अब करके कोई फायदा नहीं है। यानी मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो इस गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। और ये निवेश किन सेक्टर्स में करना चाहिए ये बता रहे हैं CLSA के महेश नंदूरकर। In terms of the sector selection, the stock selection, definitely some focus has to be there on the defensives, on utilities, the consumer staples. We also like IT services, because IT services has also corrected quite a lot, and we believe that demand
scenario from the US is not looking as bad as it's been feared. And also in the context of strengthening dollar and macro worries, etc., the dollar earning businesses should act as a hedge. So what we have been sort of highlighting is that reduce the underweight on staples, bring it up to neutral level at least, continue to overweight on banks, continue to overweight on IT services, and we also see value emerging in auto segment as well. और अब बात करते हैं रेमंड के शेयर की। रेमंड का शेयर पिछले एक साल में 2 गुना हो चुका है, ये बात सभी को पता है। कंपनी के चेयरमैन गौतम सिंघानिया ने ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत में हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा को उन कदमों के बारे में बताया जो शेयर होल्डर्स को पसंद आ रहे हैं। मार्जिन को बरकरार रखने के लिए वो क्या कदम उठा रहे हैं और नॉन कोर बिजनेस को लेकर कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी है, चलिए सुनते हैं इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के हिस्से में। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। एक बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। आपने लास्ट 1-2 साल में बहुत वैल्यू क्रिएशन देखी है इस कंपनी से। मैं बात कर रहा हूँ रेमंड की, और रेमंड के सीएमडी मिस्टर गौतम सिंघानिया आज हमसे ईटी नाउ स्वदेश पे बात कर रहे हैं। उनका स्टॉक लास्ट 1 साल में मोर देन डबल हो गया है, जबकि पूरा मार्केट एक काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम से गुजरा। कैसे उन्होंने ये वैल्यू क्रिएशन किया और क्या फोकस कंपनी में ला रहे हैं जिसकी वजह से स्ट्रीट रिकग्नाइज कर रही है और रिफ्लेक्ट हो रहा है ये स्टॉक प्राइस में, ये हम उनसे बातचीत करेंगे। मिस्टर सिंघानिया, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे आपके बिजनेस के सबसे एक्साइटिंग और सबसे नए बिजनेस के बारे में बात करूंगा, रियल एस्टेट। जब आपने कुछ साल पहले जब बात की थी कि हम रियल एस्टेट में उतरेंगे, आपके पास बहुत बड़ा लैंड बैंक, लेगेसी लैंड बैंक था, तो लोगों ने कहा अगर वैल्यू अनलॉकिंग ही करनी है तो वाई नॉट सेल इट ऑफ। लेकिन आपने कहा नहीं, हम रेमंड ब्रांड लगाएंगे, खुद डेवलप करेंगे, टाइम पे देंगे क्वालिटी चीज़। अभी तक का आपकी जर्नी कैसी रही? ये 3 साल में हमने ये रियल एस्टेट बिज़नेस शुरू किया है। पहले हम लोग ने कहा था कि हम ये ज़मीन बेच देंगे, लेकिन जब आप ज़मीन बेचने के लिए जाते हैं तो लोग आपको चवन्नी देते हैं। तो मैंने कहा कि इसको हम लोग खुद डेवलप करेंगे। इसमें हमने एक टीम लगाई और दिमाग लगाया कि ये प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। भगवान की दया से ये लास्ट 3 साल में हम लोग ने आज तक करीब 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। आज थाना के माइक्रो मार्केट में वी आर कंसिडर्ड कि इंडिया का सबसे नंबर 1 प्रोजेक्ट थाना में है। आज जो सेल्स का ट्रैक्शन है वो हमारी तरफ आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट सब सोच समझ के किया है। आज हम 7 दिन में स्लैब लगा रहे हैं, और हम सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम रेरा के 2 साल पहले ये दे रहे हैं। हमारा जो रेरा का कमिटमेंट है 2024 का, हम 2022 में ये साल 10 दिसंबर को 10 बजे सवेरे, आप भी इनवाइटेड हैं, हम ये हैंड ओवर करेंगे 900 अपार्टमेंट। आरबीएल बैंक के मैनेजमेंट में बड़े बदलाव किए गए हैं। आर सुब्रमण्य कुमार को सीईओ बनाया गया है। वो 3 साल के लिए बैंक के एमडी और सीईओ के पद पर रहेंगे। उनका चुनाव किस आधार पर किया गया और इस बात की पूरी डिटेल के साथ हमारे सहयोगी अंकुर जुड़ चुके हैं। जी हाँ, एक सवाल जो सभी के मन में है कि आरबीआई ने आखिर आर सुब्रमण्यन कुमार को ही क्यों आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ के तौर पर चुना। इनफैक्ट काफ़ी सरप्राइजेस थे मार्केट को इसको लेके। तो हमें जो जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक कि जो आरबीआई का डिसीजन है वो सबसे बड़ा जो कंसिडरेशन रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वो था कॉम्पिटेंसी, और साथ ही साथ कि किस तरीके से एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट परफॉर्म कर सकता है आरबीएल बैंक में। तो उसको कंसिडरेशन दिया गया है इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। वो ज़रूर डीएचएफएल के पहले एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, लेकिन सूत्रों ने हमें ये भी बताया कि किसी भी तरीके से इसको इस तरीके से नहीं समझना चाहिए कि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है बैंक में। बैंक लगातार आरबीआई के टच में है। आपको याद होगा विश्ववीर आहूजा जो कि पहले लीव पे चले गए थे, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक इंटरिम एमडी और सीईओ को भी अपॉइंट किया था वहाँ पर, और बाद में अब एनआरसी ने जो रिकमेंडेशन दिए उसमें से एक कैंडिडेट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चूज़ किया है। तो हमारे
सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि कुछ फाइनेंशियल्स में खराबी नहीं है आरबीएल बैंक के। इनफैक्ट जो क्वार्टरली नंबर्स थे वो काफ़ी हेल्दी थे, और उसी तरीके से अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की उम्मीद ये है कि जो नया मैनेजमेंट आएगा वो और प्रोसेसेस को सुदृढ़ करेगा, गवर्नेंस को लेके आएगा, और सुब्रमण्यम कुमार का ये मानना ही है कि ये उनका फोटे है। भारत में पड़ोसी देशों के मुकाबले गेहूं और दूसरी कमोडिटी के दामों में गिरावट आई है और पिछले कुछ दिनों से भावों में स्थिरता भी देखने को मिल रही है। ईटी नाउ स्वदेश से एक्सक्लूसिव बातचीत में फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने कहा कि सरकार की खाने पीने की चीजों की महंगाई कम करने की कोशिशों का असर अब दिखने लगा है। What is the roadmap currently? To what states you have really reached out, and what the remaining states or the remaining quantum that you would like to reach out to? See, we have reached out to almost all states, and the year has just started. Exactly, sir. And we have already procured almost 50% of the quantity for the entire year. And the process of lifting and distribution is an ongoing process, and we hope to cover all 291 districts in phase 2, which is the current year. Okay. Apart from this, the food inflation has been a serious concern. So for that, if you see the previous scenario and if you compare it with the today's, whatever prices of wheat or edible oils, how far the prices have cooled down in terms of percentage? What you really think so that the food inflation you have been really tried to control it? In terms of cereals, both wheat as well as rice, it has come down. For sugar also, it is steady, it has not gone up, the prices are stable. For edible oil, it has come down, 8 to 10% prices have come down. Okay. Because Government of India, apart from duty reduction, also announced the global TRQ of almost 40 lakh metric ton of soya and sunflower, which is at zero duty, zero cess. Okay. So all that is basically helping in cooling down the prices. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी बिजनेस वर्ल्ड की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश।